गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रांसड्यूसर्स टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। रेसिस्टेंस थर्मोमीटर का मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि मेटल का जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, ठीक है। और ये तीनों के लिए अलग अलग होता है, कंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए, ठीक है। तो कुछ तो मेटल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर उनके रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और कुछ होते हैं कि जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो जब उनकी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और हम उस ट्रांसड्यूसर को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम हीट को या फिर टेम्परेचर को मेज़र कर सकें, ठीक है। वो रेसिस्टेंस की फॉर्म में आएगा तो उसको हम बोलेंगे रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। रेसिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। तो उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने देखा ही होगा थर्मोमीटर जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो होता है ये इसका मतलब अब ये भी होते हैं, 2-3 तरह के होते हैं, क्योंकि कुछ में हमें पता है कि जो इनका टेम्परेचर क्या है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इनका सेंसर है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि मेटल्स के लिए होता है। और उसके बाद इसके आउटपुट क्या होती है हमारे पास, चेंज इन रेसिस्टेंस टाइप की। उसके बाद हम पढ़ते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या आता है, थर्मल रेसिस्टर, ठीक है। और ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड होता है थर्मिस्टर, बट इसमें क्या आता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ होता है। इसका मतलब है कि इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। हमने ऊपर पढ़ा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा था कंडक्टर के केस में, पर सेमीकंडक्टर के केस में क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है, रेसिस्टेंस क्या है, कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। और इसकी रेंज दे रखी है, ये लगा रखा है इसने, ये टेम्परेचर को मेज़र करता है। ये हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है वो है। अब ये हीट सोर्स के पास है, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। हमारे पास यहाँ पे हमने माइक्रोमीटर लगा रखा है जो इसके करंट को क्या करेगा, मेज़र करेगा। बैटरी से कनेक्ट कर रखा ना हमने इसको, जैसे जैसे करंट फ्लो को ज़्यादा करेगा या कम करेगा वो उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोकपल। थर्मोकपल का मतलब क्या होता है, कपल यानी हम दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। और इसका जो मतलब बेसिक जो इसका प्रिंसिपल है वो सीबीक इफेक्ट है, इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट। ये क्या कहता है कि अगर हम दो डिफरेंट मेटल्स को लें, दो डिफरेंट मेटल की वायर्स को लें और अगर हम उन्हें जोड़ें, ठीक है, तो उनके अंदर से करंट तभी पास करेगा जब उनका टेम्परेचर, जब दोनों एंड्स को हम अलग अलग टेम्परेचर पे रखें, ठीक है। जब हम दोनों के टेम्परेचर को डिफरेंट रखें तभी जो है हमारा क्या करंट क्या करेगा, पास करेगा। तो हम एक साइड को हम हॉट 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 साइड रखते हैं और दूसरी साइड को हम कोल्ड, या फिर देखो इसमें क्या होता है कि सपोज ये कोल्ड है, हॉट है और दिस इज कोल्ड, ठीक है। क्योंकि अगर हमें पता है कि हमें अगर करंट जनरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट रखना पड़ेगा। तो डिफरेंट रखने में एक जो होगा हमारे पास मेजर्ड होगा, जिसका रेफरेंस भी बोलेंगे हम, कोल्ड, ठीक है। और उसके बाद दूसरी साइड क्या होगा, हॉट, जिसका हम टेम्परेचर मेजर करेंगे। जैसे अगर हमारी वोल्टेज ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ का जो हॉट उसी हिसाब से क्या आएगा हमारे पास, टेम्परेचर क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर वी सी वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर्स। इंडक्टेंस यानी कि इसकी आउटपुट क्या होगी, चेंज इन इंडक्टेंस। अब ये जो ऊपर हम पढ़ रहे थे ये सारे किसके थे, चेंज इन रेसिस्टेंस के। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा हो और नहीं देखा हो तो आप उसको देख लो, ताकि आपको ये वीडियो जो है समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं मेनली। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर्स। इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसड्यूसर्स जिनकी आउटपुट क्या होती है, चेंज इन इंडक्टेंस, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जो किसी भी फिजिकल चेंज को किस में कन्वर्ट करें, चेंज इन इंडक्टेंस में,
दे आर मेनली यूज फॉर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट। ये ज़्यादातर किस चीज़ के लिए यूज होते हैं? मोशन को मेजर करने के लिए या फिर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ये भी दो तरह के होते हैं, मतलब कहने का मतलब है, एक तो ये एक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, और पैसिव ये एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकते हैं। और इसके जो है मतलब दो प्रिंसिपल पे बेस होता है। हमें पता है दो तरीके इंडक्टेंस होती है, एक सेल्फ इंडक्टेंस, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो वैसे ही इसके भी क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अगर जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस पे बेस होगा तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला एल, इसको हम एल से डिनोट करते हैं इसके इंडक्टेंस को। एल इज इक्वल्स टू एन, यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे मेन जो होता है एल इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, एन ये रहा हमारे पास एन स्क्वायर न्यू ए अपॉन एल। यहाँ पे एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। वी नो कि इंडक्टेंस होता क्या है, इंडक्टर क्या होता है? किसी भी जो हमारे पास एक किसी भी कोयल के अंदर से जब हम करंट पास करते हैं, ठीक है, करंट पास करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको अपोज करती हैं, तो उसके अंदर एक क्या जनरेट हो जाती है, वोल्टेज जनरेट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस या फिर सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो करंट प्रोड्यूस होता है इसको अपोज करने के लिए जनरेट होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर न्यू ए अपॉन एल। अब ये इंडक्टेंस कितनी ज़्यादा होगी, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, जितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, डिवाइड बाय लेंथ, कितनी ज़्यादा लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस इंडक्टर, ओके, ठीक है। तो मतलब हमारे पास आउटपुट किस फॉर्म में आ सकती है, आउटपुट को मतलब किस फॉर्म में आ सकती है, चेंज इन इंडक्टेंस तो आएगी, पर ये किस चीज़ को मेजर कर सकता है? अगर हम इसके नंबर ऑफ टर्न्स को बदल दें, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वेरी करके, या फिर लेंथ को वेरी करके। और यहाँ पे न्यू क्या है, न्यू यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे सब कुछ, परमेबिलिटी। न्यू क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज इन नंबर ऑफ टर्न्स, यानी अगर हम देख पा रहे हैं ये हमारी जो है कॉइल है और इसमें कितने टर्न्स हैं, सपोज एन टर्न्स हैं। अब अगर हम इसको हाफ ही लें, हम क्या लें, इसको हाफ लें, तो इसकी जो इंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, कम होगी। और जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास क्या होता जाएगा, इंडक्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यानी अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, एक साइड नंबर ऑफ टर्न्स या फिर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बढ़ाने से हमारे पास क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से हमारे पास क्या बढ़ रहा है, इंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक साइड डिस्टेंस और एक साइड इंडक्टेंस लें तो हमारे पास ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा, ठीक है। ऐसे ये हमारे पास लीनियर मोशन के लिए होता है, और रोटेटरी मोशन के लिए हम इस तरह का, जैसे हमने पोटेंशियोमीटर में भी पढ़ा था पोर्ट के बारे में, वैसे ही बिल्कुल सेम होता है। इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट होती है, जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे थीटा होता है, थीटा बिकॉज वी आर यूजिंग एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इंडक्टेंस, जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, यहाँ पे सपोज थीटा इज दिस, यहाँ पे अगर हमारा होगा तो थीटा यहाँ पे ये होगा थीटा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास क्या हो रहा है, इंडक्टेंस बढ़ती जा रही है। अब हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ टर्न्स और क्या होता है, परमेबिलिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर हमने पढ़ लिया, न्यू एरिया और लेंथ, ठीक है। न्यू इज परमेबिलिटी, तो वो कैसे होती है, मटेरियल्स की। एन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर दैट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ड्यू टू चेंज इन परमेबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास वही एक मेटल रॉड होती है, उसके ऊपर हमने कॉइल लगा रखी है, ठीक है, कॉइल लगा रखी है। तो अगर इसके अंदर कुछ नहीं होगा, सपोज वी आर नॉट, इसके अंदर क्या है, इस मेटल के अंदर क्या है, एयर, तो उसकी परमेबिलिटी कम होगी।
लेकिन जैसे हमने इसके अंदर क्या डाला, एक मेटल डाला, आयरन कोर डाली, तो जैसे जैसे हम इसको इनसाइड अंदर डालेंगे ना, वैसे वैसे इसकी परमेबिलिटी क्या होगी, चेंज होगी। और जैसे जैसे इसकी परमेबिलिटी चेंज होगी, बढ़ेगी या फिर कम होगी, वो क्या होगा, हमारे पास इंडक्टेंस भी चेंज होगा। अब हम पता है एन इसके साथ कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे इसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे इस आयरन रोड इसके अंदर जाएगा, वैसे वैसे इसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी और वैसे वैसे क्या होगा, इसका इंडक्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या मेजर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, कि हम अपने जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं, तो हम उसको इस आयरन रोड से कनेक्ट कर देंगे। अगर वो जिस साइड ज़्यादा मूव करेगा, और वो इस साइड मूव कर रहा है तो ये कम होएगा, और अगर ये इस साइड मूव कर रहा है तो ये क्या होएगा, ज़्यादा होता चला जाएगा हमारे पास इंडक्टेंस। वेरिएबल रिलक्टेंस इंडक्टेंस ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी रिलक्टेंस को चेंज करके। ये हमारे पास एलवीडीटी टाइप बेस्ड होते हैं। इसमें क्या कर रखा है इसने, ये बोल रहा कि जैसे हमने बताया कि लेंथ और एरिया की डायरेक्ट एरिया लेंथ के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एरिया क्या है, डायरेक्टली। इसको हम रिलक्टेंस भी बोलते हैं। रिलक्टेंस के भी ये क्या होता है, ये चीज जो आप देख रहे हो, लेंथ अपॉन एरिया इज रिलक्टेंस। ठीक है, तो ये रिलक्टेंस की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो वायर्स होती है, हमारे पास मेटल कोर, इसके ऊपर कोयल हम लपेट देते हैं या फिर हम वाइंडिंग्स कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या होता है, एक मेटल होता है, अगर हम उसको इसके पास लेके जाएं, जितना जितना ये इसके पास होगा, वैसे वैसे इसकी जो क्या होगी, इसकी इंडक्टेंस पे फर्क पड़ेगा। इसकी इंडक्टेंस क्या होगी, चेंज होएगी। इसका जो एयर गैप है, अगर ये कम होएगा तो इसकी इंडक्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर ये कम होएगा, अगर ये गैप ज़्यादा होगा तो इसकी रिलक्टेंस क्या होगी, कम होगी। As shown in figure, coil is wound on the ferromagnetic iron. The target and the core are not in direct contact with each other. This target और जो ये टारगेट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, जिस ऑब्जेक्ट ये उससे जुड़ा होगा, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो आगे मूव करेगा तो एयर गैप क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। और ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं होते, इनके बीच में एयर होती है। डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं। रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ इज फाउंड बाय साइज ऑफ एयर गैप। ठीक है, रिलक्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, इस एयर गैप के साइज पे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज गिवन बाय n स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी रिलक्टेंस क्या होगी, कम होती चली जाएगी। द रिलक्टेंस ऑफ आयरन पाथ इज नेग्लिजिबल। इस आयरन जो इसके अंदर लगा हुआ है, इसकी तो नेग्लिजिबल है, हम इसको मेजर करते हैं। Therefore, self-inductance coils is inversely proportional to air gap. The target is near the core, the length is small, hence the self-inductance is large. But when the target is away from the core, जैसे जैसे इसका एयर गैप कम होगा, उतना उसकी इंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे जैसे इसका एयर गैप ज़्यादा होगा, उसका इंडक्टेंस क्या होगा, कम होता चला जाएगा। यही बात इसमें लिखी हुई है। और अब हम पढ़ेंगे चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब तक हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उसका फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर न्यू एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू, म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, दो कोइल्स होती हैं, स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2, ये प्रोपोर्शनल होता है इसके, और प्रोपोर्शनल का साइन हटा के फिर हम क्या लगाते हैं, L2। ठीक है, L1 L2 यहाँ पे होता है, और यहाँ पे क्या होता है, K क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है। प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। L1 क्या होगा, इसमें क्या लगे, देखिए इसमें दो चीजें होती हैं हमारे पास, इसमें हम दो कोइल्स का यूज़ करते हैं, बेसिकली दो कोइल्स का यूज़ करते हैं। और हमारे पास क्या था, एक कोइल की इंडक्टेंस हम L1 मानते हैं और दूसरी कोइल की हम L2 मानते हैं। ठीक है, जैसे जैसे L1 और L2 में चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास क्या होता जाएगा, जैसे ये रहा। ठीक है, एक कोइल हमारे पास ये L1 है, और ये दूसरे कोइल क्या है, हमारे पास L2 है, और ये हमारा टारगेट आयरन। ठीक है, अब जैसे जैसे अगर ये ऊपर गया, सपोज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस साइड कर रहे हैं हम, ऊपर गया अगर, तो क्या होगा,
तो क्या होगा, देखो अगर ये एयर गैप कम होगा तो इसके और इसके बीच में एयर गैप कम होगा। अब जब इसके और इसके बीच में एयर गैप कम होगा तो इसकी इंडक्टेंस ज़्यादा होगी, इसकी इंडक्टेंस कम हो जाएगी। अब जब अगर ये नीचे मूव करेगा तो इसकी इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी और इसकी कम हो जाएगी। तो ये इसको ही हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि एक की चेंज की वजह से दूसरे में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, इसको जैसे डिफरेंशियल आउटपुट ट्रांसफॉर्मर्स, इसी को ही हम बोलते हैं कि अगर फर्स्ट वाली एल थी तो इसमें एल प्लस डेल एल हो जाएगी और नीचे वाले के लिए डिक्रीज हो जाएगी। और ठीक है, और इसी पे ही बेस होता है हमारे पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ही बेस होता है एलवीडीटी। ये क्या था, डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, और ये क्या है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। इसमें क्या होगा, इसमें 3 वाइंडिंग्स होंगी, एक प्राइमरी और 2 होंगी सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर से हम एसी करंट को फ्लो करेंगे, दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स, और दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स में इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स होंगी। बीच में हमारे पास होगी एक आयरन रोड। ठीक है, अब जब ये आयरन रोड अगर हम इस साइड मूव करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ इसकी जो परमेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो L1 क्या होगा, इसकी इंक्रीज हो जाएगी और इसकी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम इसको इस साइड मूव करेंगे तो हमारे पास इसकी तो इंक्रीज हो जाएगी और इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या है, हम लेफ्ट और राइट दोनों की क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों की हम डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आउटपुट क्या होती है, आउटपुट इसकी होती है L1 माइनस L2। ठीक है, L1 माइनस L2। अब जैसे अगर हाँ, अगर हम इसकी इंडक्टेंस बढ़ जाए, इसकी कम हो जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा, टोटल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर इसकी बढ़ जाए और S1 की कम हो जाए तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यही चीज़ इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, जब ये सेंटर में थी कोर तो दोनों के साथ इसकी क्या थी, 0 थी। ठीक है, और मतलब हमारे पास जो वाइंडिंग्स के अंदर जो वोल्टेज थी, फ्लक्स था दोनों के अंदर, वो इक्वल था। लेकिन अगर हमारे पास एक साइड जाते जाती है तो फिर वो दूसरी साइड कम हो जाती है। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कि अगर वो S1 साइड जाएगी तो हमारे पास LVDT की आउटपुट क्या होगी, पॉजिटिव। अगर वो S2 साइड जाएगी तो हमारे पास LVDT की आउटपुट क्या होगी, नेगेटिव। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।